मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बात आज करेंगे कुरुक्षेत्र में मदरसों पर हो रहे सर्वे की। मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। अलग अलग शहरों में जगह लगातार जो है वो मदरसों का सर्वे किया जा रहा है और सर्वे को लेकर अब पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि आखिर ये जो सर्वे हो रहा है इस पर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि इस तरह के बयान जो है वो सामने आए हैं। सर्वे करने वालों को लेकर भी बयान सामने आया है कि जो सर्वे करने जाएगा उस पर भी बयानबाजी की जा रही है ताकि सर्वे में दिक्कत पैदा की जा सके। जी हाँ, लेकिन सर्वे में दिक्कत कहां पर आ रही है और इसी तरह के तमाम जो पॉलिटिकल बयानबाजी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सर्वे में दिक्कत भी आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सर्वे जो है वो लगातार चल रहा है। अलग अलग शहरों में, लखनऊ हो, बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, इटावा हो या फिर अन्य शहर हो, अलग अलग जगहों पर जो है वो सर्वे शुरू हो गया है और इसी पर पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे। तमाम मेहमान जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए पूरे जो मदरसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, वो मदरसे तो उन पर जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है और अलग अलग इस तरह के जो मामले हैं वो भी सामने आए हैं कि कई अनियमितताएं जो है वो मदरसे में कहीं ना कहीं मिल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा कि जो सारे मदरसों का सर्वे हो रहा है वो सरासर गलत ही है। लेकिन इसके बावजूद भी सर्वे जो है वो लगातार जारी है और सर्वे में क्या क्या मिला है ये भी हम आपको बताएंगे। सर्वे में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, देखिए बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि जिस मंशा के जरिए ये कहा जा रहा था कि ये सर्वे जो है कराया जा रहा है, सरकार का जो पक्ष है वो यही है कि हम सर्वे को और भी ज़्यादा आधुनिक बनाना चाहते हैं। सर्वे में वो तमाम मूलभूत सुविधाएं जो है वो उन बच्चों को मिले जो उस मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो तमाम पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, वो उनका अलग ही कहा जाए एक नज़रिया है वो सामने आ रहा है। तो इसी पर जो तमाम बातें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं और मदरसों का सर्वे जो है वो फिलहाल शुरू हो गया है, लेकिन रोड़े भी अटकाए जा रहे हैं। तो अब गड़बड़ियाँ कहाँ हैं और आखिर कहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर्वे में क्या क्या मिला है ये भी हम आपको बता दें कि अलग अलग देखिए गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो भी मिले हैं, यानी कि बिना मान्यता प्राप्त। और एक केस जो है वो ऐसा भी आया है कि जहां पर मदरसा जो है वहां पर चल रहा था, लेकिन जब वहां पर जांच करने के लिए पहुंचे तो वहां पर एक प्राइवेट स्कूल चलता हुआ मिला। डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको ये प्रतिक्रिया सुनाते हैं। चाहते मुसलमान भी ज्ञानवान हो जाए, तो अगर ये सर्वे में आएगा कि अगर इतना दिन से हम अनुदान जा रहा है, इसके तो ज्ञानवान क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आज के दिन में अगर मुसलमान का भी बेटा IAS PCS बन जाए पढ़ के, मुसलमान का बेटा भी DM कलेक्टर बन जाए। मंशा सिर्फ ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेसिकली उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कि नहीं है, उनके पास पानी की, शौचालय की, लाइट की, पढ़ने का माहौल है कि नहीं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं योग्य हैं कि नहीं है। शासन के निर्देश हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत मदरसे हैं उनकी सत्यापन कराया जाए, देखा जाए और उनका एक प्रोफार्मा शासन ने दिया, उसको उसकी सूचना बनाई गई। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची कलेक्ट कर रहे हैं और शीघ्र ही सर्वेक्षण शुरू कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर तक इसको सर्वेक्षण का तो देखिए सर्वे जो है वो लगातार चल रहा है। 5 अक्टूबर तक सर्वे करना है और उसके बाद सर्वे की जो रिपोर्ट है वो भी शासन को भेजनी है। लगातार सर्वे हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मदरसों में जो सर्वे हो रहा है उसमें रोड़ा कौन अटका रहा है और पॉलिटिकल बयानबाजी अब आखिर क्यों हो रही है। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवा देते हैं कि प्रदीप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी आपका बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। हाजी हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हाजी हसन जी। और नितिन चतुर्वेदी जी, हिंदू स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है नितिन जी। तो देखिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनोज जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा कि देखिए अब चूंकि मदरसों का सर्वे हो रहा है और सर्वे जो है सरकार का जो मंशा है वो तो आपने सुना, सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो उनका कहना है कि हम मदरसों को आधुनिक करना चाहते हैं, उनको आधुनिक बनाना चाहते हैं, आधुनिक शिक्षा जो है वो मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिले। अब चूंकि सर्वे जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन अब दिक्कत कहां पर आ रही है? पॉलिटिकल बयानबाजी लगातार हो रही है। तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्यों हो रही है? सरकार का जो उद्देश्य है वो तो यही है कि मदरसे के जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं हाईटेक हो जाए और मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ा जाए। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको इसके
के माध्यम से बात शुरू करूंगा। जी। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ट्वीट आया था और ट्वीट में ये कहा गया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। तो मंत्री लोग तो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तमाम पदाधिकारी जो हैं सरकार के वो भी अधिकारी लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन संगठन क्या कह रहा है मदरसों के बारे में? कोई आतंकवादी संगठन कह रहा है, कोई कह रहा है यहाँ के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, कोई कह रहा है कि AK-47 यहाँ रखी जाती है। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों आपके ही चैनल पे डिबेट में, तमाम सारे चैनलों पे बीजेपी के संगठन के लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं। तो मैं किसकी बात को सही मानूं? इनकी बात को सही मानूं जो संगठन के लोग कह रहे हैं मदरसे के बारे में, या जो सरकार के लोग कह रहे हैं मदरसों के बारे में जानकारी दे रहे हैं? इन दोनों जो संगठन, सरकार और ये दोनों में से किसकी बात सही है, ये बीजेपी को स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जो सरकार की मंशा है वो बिल्कुल सही है, और सही भी इसलिए होनी चाहिए, इसके पीछे भी मैं एक बड़ा तथ्य आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया में एक देश से दूसरे देश को कामगरी के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा, मेहनत के द्वारा और अपने तमाम सारे उन पहलुओं के द्वारा जिसमें व्यापार ना होता हो, अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं आता है तो वो अरब कंट्रीज से इंडिया को आता है। सबसे ज्यादा, मतलब इतना पैसा है, मेरे ख्याल से वो कई हजार करोड़ रुपए है हर सालाना, जिससे भारत सरकार को मजबूती मिलती है। वो कोई व्यापार करके नहीं आता है। यहाँ के तमाम सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग अरबी भाषा का ज्ञान लेके और सारी चीजों को अपने हुनरमंदी के साथ वो उन देशों में काम करते हैं और खाड़ी देश से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो सरकार अगर ऐसा कर रही है तो निश्चित तौर पे सरकार का ये लक्ष्य होगा कि जो ये अरबी सीख के जो लोग बाहर जा रहे हैं इनको और अपडेट किया जाए। ऐसी मंशा है तो बेहतर है, लेकिन मैं फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी का संगठन कुछ और कहता है। वो कहता है कि यहाँ पे AK-47 है, यहाँ पे आतंकवादी ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो 6 साल से योगी जी और 8 साल से मोदी जी किस आतंकवादी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर को ढूंढ पाए अब तक, ये बीजेपी को स्पष्ट और क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस तरह की बातें कह के उनको एक स्पेस मिलता है डिवाइड करने का, दूसरे के धर्म को और दूसरे के मजहब को बदनाम करके एक धर्म का वोट लेने का बड़ा आसान संसाधन है। मुझे उस दिन बेहतर लगेगा जो आंकड़ा मैंने शांतनु जी आपके चैनल पे रखा है, ये आंकड़ा लिखित में बिल्कुल अपडेट भारत सरकार के पास है और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास है। अगर वो ये बात कहेंगे, जो भी मंत्री हैं बीजेपी के, अल्पसंख्यक समाज के मंत्री या मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जो भी हैं, या कोई अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स, इस अगर आंकड़े को प्रस्तुत करेगा तो समाज में एक बेहतर मैसेज जाएगा और ये पता चलेगा कि भारत के इन मदरसों की ताकत क्या है, इन मदरसों के दम से भारत की अर्थव्यवस्था प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, हर दशक कितनी मजबूत होती जा रही है। ठीक, ये बात बतानी पड़ेगी सरकार को। ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, जो मदरसों का सर्वे हो रहा है उस पर आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो शुरू हो रही है। क्या दिक्कत है अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है? सरकार का ये कहना है कि देखिए मदरसों को जो है आधुनिक बनाया जाए और उनको मुख्य धारा में लाया जाए। प्रदीप जी, निश्चित तौर पर सरकार जब ये कहती है कि हम सही सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने में सरकार का बयान आता है, सरकार कहती है कि हम यहाँ का शैक्षणिक स्तर बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो शैक्षणिक स्तर अगर बेहतर बनाने की बात करते हैं, उसके बाद एक बात और कहते हैं, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं। और सर्वेक्षण किसका हो रहा है? नॉन एडेड मदरसों का हो रहा है। अब नॉन एडेड मदरसों का सर्वेक्षण आप कर रहे हो, जो बाकायदा परिषदीय स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, 72,000 परिषदीय स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं है। ये हमारा सर्वेक्षण नहीं है, सरकारी सर्वेक्षण है। तो क्या आज तक उन स्कूलों में दीवारें बन पाई? क्या आज मिड डे मील की व्यवस्था में उन बच्चों को भोजन मिल पाया? क्या उन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कंप्यूटर से पढ़ने का हक नहीं है? क्या विज्ञान पढ़ने का हक उन स्कूलों में नहीं है? क्या इस पर भी सरकार का कोई बयान आया? क्या एक बड़ी आबादी जो सरकार के माध्यम से प्राइमरी स्कूल के बच्चों प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही है, वो प्रदेश के गरीब लोग हैं।
उनके लिए आपने व्यवस्था क्या की है? 69,000 टीचर नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे थे, जब आपके पास पहुंचे तो आपने लाठियां चलाई। शिक्षक भर्ती घोटाला लोगों के सामने आया है, तो आप साफ साफ बताइए कि आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है। और जब मदरसे की बात करते हैं, आपके आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई नेपाल सीमा में 150 से ज्यादा अवैध मदरसे चल रहे हैं। ये किसके कार्यकाल में चल रहे हैं? क्या इसमें आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने आपको रिपोर्ट नहीं दी क्या? और इसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं थी। इसमें तो आपके थाने वहां पे रहे होंगे, सामने बिल्डिंग बनी होगी, सामने मदरसे चल रहे होंगे, तो आपको किसी ने बताया नहीं क्या? आपने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? आपके सवाल हैं, इन सवालों के जवाब भी उत्तर प्रदेश सरकार को देने होंगे। लेकिन जब संगठन की बात होती है, संगठन के तमाम नेता बार बार बताते हैं AK-47 बराबर एक यहाँ AK-47 चलाने वाले निकलते हैं, आतंक में बढ़ाने वाले लोग निकलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, 5 वर्षों में 6 वर्षों में योगी जी आपके कार्यकाल में आपके नाक के नीचे अगर AK-47 चलाने वाले लोग यहाँ ट्रेनिंग पा रहे थे तो सरकार कर क्या रही थी? इसका मतलब है कहीं न कहीं आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है सरकार। ये जवाब भी इस सरकार के नेताओं को देना। ठीक है, हाजी हसन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी हसन जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। हाजी हसन जी, देखिए सर्वे हो रहा है, तमाम जो मदरसे हैं उनका, सरकार का क्या पक्ष है वो भी हमने आपको बताया। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जो सर्वे हो रहा है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सर्वे हो रहा, अगर सरकार की इतना ढिढोरा पीटा जा रहा है, सर्वे होना था तो इंटरनल सर्वे था। सरकार एक ऐलान करती, आदेश देती, सर्वे हो जाता। लेकिन पहले सर्वे उन मदरसों का होता जो सरकार द्वारा एडेड थे, कि उसमें जो ऐड दी जा रही है वो घोटाला हो रहा है कि उसका लाभ बच्चों को मिल रहा है जो पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक ये था कि मदरसा आधुनिकरण के नाम पे 3-3 शिक्षक दिए गए थे। उन मदरसों को, जो 517 मदरसे हैं, उनमें वो शिक्षक नियमित रूप से आ रहे हैं कि नहीं। अगर मदरसों का स्तर ही सुधारना था सरकार को, जो उसके सरकारी एडेड मदरसे हैं, तो उसमें क्या बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसमें शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं, इसका रिकॉर्ड भी है सरकार के पास। सरकार तो पहले ही छलांग लगा दी उसने कि हम जो नॉन एडेड मदरसे हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से इनके पास फंड आ रहा है, इसकी जांच कर रहे हैं। तो अब ये तो अजीब सी बात है कि जो आपके अधीन चल रहे हैं मदरसे, कहीं प्रिंसिपल नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, मदरसा आधुनिकरण के नाम पे जो विज्ञान और इंग्लिश और मैथ के टीचर्स दिए गए थे, उनकी 2 साल से 6 महीने से सैलरी नहीं, उनका जो अंशदान है सैलरी तो आई नहीं उनकी, जो एक छोटा सा प्रोत्साहन मनी दी जाती है वो भी 6-7 महीने से नहीं आ रही है। और वो शिक्षक मदरसा आ भी रहे हैं कि नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब कुछ गोलमोल है। तो अब उसके बाद जांच होगी साहब, कहाँ? जो छोटे छोटे मदरसे हैं, नॉन एडेड हैं, उनकी। देखिए, आज जैसे कि जांच करने गई नदवा में, आज एक टीम गई और उसने जांच किया और कहा कि जो भी 12 बिंदु थे वो सही पाए गए। तो बात इसकी नहीं है, बिल्कुल सरकार का अधिकार होता है वो किसी भी चीज की कभी भी कहीं भी जांच कराए, जांच होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ सरकार के ही मंत्रीगण मदरसे कहते हैं कि इसको तो बुलडोज कर देना चाहिए, और उसी समय पे सरकार का ये आदेश आता है कि जिनको हम ऐड नहीं देते, जिनको हम कुछ भी नहीं देते, किसी चीज से हमसे मतलब नहीं है, और आर्टिकल 30 हमें इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार पढ़ाने के लिए मदरसे खोल सकते हैं, या कोई भी संस्था, कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग उस तरह के संस्थान खोल सकते हैं। तो उसके बाद उनकी जांच हो रही, ये बड़ा अजीब सा लगता है और कुछ समय का उलटफेर समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से हो रहा है। अगर सरकार इन बातों को क्लियर कर दे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाजी हसन जी, देखिए, ये कहा जा रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कहाँ से आ रहा है, इसकी भी जांच हो जाएगी। जो 12 पॉइंट है वो उनमें से एक ये भी है कि सोर्स ऑफ इनकम आखिर क्या है। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आखिर क्या है, इसकी भी जांच हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर सबसे ज्यादा सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार की क्या एजेंसियां सारी फेल हो गई जी? क्या LIU को अब बंद कर देना चाहिए? क्या करता है हमारी LIU टीम, करती क्या है? और जो भी संस्थान है सरकार के, क्या वो निकम्मे और नाकारा हो चुके हैं कि उनके पास अब ये जानकारी उनके पास नहीं है कि क्या मुझे तो जहां तक मुझे पता था
कि हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम और बहादुर थी कि उनको पहले से पूर्वानुमान बता देती थी कि यहाँ पे ऐसी ऐसी गतिविधियां होने वाली है। तो अगर कहीं गलत जगह से फंड आ रहा है तो पहले तो हम उन एजेंसियों पे सवालिया निशान लगाएं कि वो एजेंसियां फेल हो रही है वो रिपोर्ट। और अगर किसी एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि फला संस्थान में गलत तरीके से फंड आ रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर कहाँ से क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो सरकार बिल्कुल सरकारी तंत्र सारी मशीनरी फेल है। अगर सरकार के पास कुछ इस तरह का इनपुट आया हो सकता है कि आया हो कि कुछ मदरसों में गलत एक्टिविटी हो रही है या फंड कहीं से आ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें ना। ये इधर उधर ढिढोरा पीट के क्या फायदा? तो ये इसमें भी सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपसे देखिए सर्वे हो रहा है लेकिन उस पर पूरा कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये जो पूरा एक जो सर्वे हो रहा है उससे तमाम जो अन्य पार्टियां, देखिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, इनको छोड़कर ये कहा जा रहा है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है हिंदू मुस्लिम करके। तो क्या ये जो पूरा एक सर्वे करवाया जा रहा है ये एक तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो की जा रही है या फिर इससे एक तरह से एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? नितिन जी, देखिए शांतनु जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए पहली बात तो मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं हिंदू महासभा से हूं। तो जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो इसका बेहतर जवाब आपको दे पाएंगे। लेकिन मैं अपनी जो धारणा बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी जो डिबेट थी उन पर भी मैंने ये कहा कि देखिए यदि कोई आपकी जांच करता है तो मुझे लगता है कि इस पर आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। यदि आप सही हैं तो कोई भी आपकी जांच करे, आपको इस पर कुछ बात की आपत्ति हो। लेकिन आप देखिए मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो क्या कहते हैं सर्वे करना है उसको चप्पल और जूतों से उसको स्वागत करो। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सरकारी तंत्र के लिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित है। देखिए दूसरी बात ये कि जो पूर्व में जिस तरह के क्या कहते हैं मदरसों में जो देखा गया, देखिए मदरसों में क्या कार्य होना चाहिए? मदरसों का कार्य है बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छी तालीम देना, ये हमारे देश के भविष्य हैं ये बच्चे। लेकिन पूर्व में जिस तरह की घटनाएं घटित हुई जिनका जिक्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वर्षों में एक क्या कहते हैं देवबंद में मदरसों में हथियारों का पूरा जखीरा पकड़ा गया था। उसके बाद यूपी से लेकर गुजरात तक के मदरसों में 10 से 13 आतंकवादी पकड़े गए जिन्होंने यहाँ मदरसों से ट्रेनिंग ली थी। तो सरकार की मंशा शायद ये हो सकती है कि भाई इस तरह के जो मदरसे हैं जो इस तरह के कार्य कारित करते हैं उन पे लगाम लगाने की। और दूसरी मंशा ये है कि जो हमारे देश के भविष्य जो बच्चे उनको गलत राह पे ना ले जाया जाए, उनको अच्छी तालीम दी जाए, उनको इस्लाम की तालीम जरूर देनी चाहिए। भाई वो मुस्लिम उनको इस्लाम की तालीम बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनको साइंस विज्ञान गणित इन सब की भी शिक्षा मिलनी चाहिए और उनको गलत धारणा में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह की पीछे पूर्व में घटनाएं देखी गई कि जो बच्चे पढ़ के गए वो आतंकवाद की राह पे चले गए, तो कौन से मदरसे जो इस तरह की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। जी देखिए मनोज जी, मैं जो हिंदू महासभा के हमारे साथी हैं उनकी बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया। वैसे ये बड़ा आसान भी है। इस राजनीति को मुझे नहीं लगता बीजेपी के अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल भारत में अपनाएगा। मदरसों से पढ़ के लोग गए और आतंकवादी बन गए। मैंने जो आपके सामने प्लीज बीच में मैंने ये नहीं कहा। रुक जाइए बस हो गया पढ़ के मालूम अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपके समय में क्या होता था ये भी सबको मालूम है। सरकार सपा की सरकार में क्या होता था, किराना में लिखा था कि हिंदुओं घर छोड़ दो। हो गया है ना, हो गया ना, आप बोलिए हो गया ना। अब दूसरे को बोलिए। नितिन जी सुन लेते हैं फिर उसके बाद एक बात करते हैं। वो बहस बड़ी आसान है, हम इतनी आसान बहस नहीं करना चाहते, हम टफ बहस करना चाहते। टफ सरकार का कोई नुमाइंदा है नहीं इस डिबेट में, हिंदू महासभा की कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठा दिया मैं उस पर सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा कई हजार करोड़ रुपए इन्हीं मदरसों से पढ़े हुए अरबी फारसी सीखने वाले बच्चे अरब कंट्रीज को जाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। कई हजार करोड़ रुपए आते हैं, वो सरकार को सामने रखना चाहिए। मेरा आंकड़ा है लगभग 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है सालाना भारत सरकार को। किसी दूसरे देश से इतनी मजदूरी मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश से किसी देश को जाती है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। लेकिन अगर कोई 2-4 आदमी इस तरह का गलत काम करता पकड़ा जाए
तो आप पूरे उस सिनेरियो को आप एक दूसरे मॉनिटर पर प्रस्तुत कर दोगे, दूसरा एक पिक्चर जनता को दिखा दोगे। क्या ये बेहतर चीज है? क्या ये हमारे देश के पूरे सिस्टम के लिए, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, सिस्टम इसके लिए बेहतर है? मैं एक घटना का उदाहरण देता हूँ और हिंदू महासभा के ये व्यक्ति जरूर जवाब दें। जब पुलवामा का अटैक होता है और उस अटैक में संदिग्धता की जांच होती है, तो पंजाब के एक डीएसपी साहब आते हैं उसकी रेंज में और उन पे केस चलता है और उनको तत्काल इस सरकार की सिफारिश से जमानत मिल जाती है। वो उसमें संलिप्त थे। क्या किया सरकार? और साध्वी प्रज्ञा का नाम किसको नहीं पता है? किन गतिविधियों में पकड़ा गया? क्या दिल से प्रधानमंत्री जी ने उनको माफ कर दिया? किस तरीके से माफ किया? ये भी बात देश के प्रधानमंत्री को। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान में, वो हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, भाजपा का, सपा का, कांग्रेस का, कहीं भी अगर आतंकवादी गतिविधि करता व्यक्ति पकड़ा जाए तो वो दोषी है भारत के कानून का, हमारे संविधान का, हमारे सिस्टम का। उसको हैंग टू टिल होना चाहिए। लेकिन ये क्या पूछते हैं, जब बिल्किस बानो के 13 हत्यारे रेपिस्ट, उनको बीजेपी के द्वारा जिसकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे सजाओं के फैसलों के बाद भी। तो क्या बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं? शर्म आती है। मुझे तो ये शर्म आती है कि हम किस विचारधारा की सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, जो जाति धर्म देख के अपराधियों को माफ करता है, जाति धर्म देख के अपराधियों को अपराधी बताते हैं। ऐसी मानसिकता इस देश के भविष्य जो है, हमारे नौनिहाल है, उनके लिए अभिशाप है। और मेरे ख्याल से सबसे कलंकित समूह अगर टाइम चल रहा है भारत का, तो वो ये कार्यकाल चल रहा है जो आज पाकिस्तान खुश है। जानते हैं क्यों खुश है? पाकिस्तान को यहाँ हिंदू मजबूर लड़ाई लगाने के लिए आतंकवादी घटनाएं करानी पड़ती थी और पाकिस्तान को तब तसल्ली मिलती थी। आज पाकिस्तान सुकून से बैठा है और वो जान रहा है कि वो एक ऐसी सरकार है जो हिंदू मुसलमान वहां खुद करा रही है। क्या जरूरत हमें कुछ करने की? वो दिन रात मदरसा चिल्लाएगी, मस्जिद चिल्लाएगी, मंदिर चिल्लाएगी। तो पाकिस्तान को तो आपने सुकून में कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की को, हमारे नौजवानों को, वो पूरे भारत के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के, सबको बेरोजगार करके अपनी राजनीति चमका रहे हो, अडानी को बढ़ा रहे हो और हमारी जनता को भिखारी बना रहे। ठीक है मनोज जी, कुछ सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि तमाम जो लोग अरबी पढ़कर जाते हैं, विदेश जाते हैं, वहां से पैसे भेजते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुस्लिम जो है मदरसों से पढ़कर ये वही विदेश जाते हैं, वही अरब कंट्रीज में जाते हैं? दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा उदाहरण दिया कि उनके ऊपर केस चला, उनके ऊपर तमाम आरोप जो लगे, आपने नाम लिया, क्या प्रधानमंत्री ने उनको माफ कर दिया। सवाल यह है कि क्या अगर दूसरा गलत है तो क्या हम भी गलत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो समर्थन ही नहीं इस बात का करते हैं। जो संविधान सम्मत है, जो कानून के दायरे को तोड़ता है, उसको सजा होनी चाहिए। हमने किस मुद्दे पे कानून के पीछे हम चले गए? कभी हमारा कोई उदाहरण समाजवादी पार्टी का दिखाइए। हमने कहा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान। वो कौन चिल्ला रहा था जो कह रहा था कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री हमारा बन जा, ऐसे बना देंगे? ये हम थोड़ी नहीं थे। जो कानून सम्मत इस देश में नियम कानून है, उसके तहत देश चलना चाहिए। इसीलिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया। इसीलिए तो ना कि किसी की मनमानी नहीं चलेगी, किसी बहुसंख्यक, किसी अल्पसंख्यक, किसी गरीब, किसी किसान, किसी मजदूर के मन का नहीं होगा, सबकी सम्मत का होगा, न्याय संगत होगा। अगर इस बात से बीजेपी चिढ़ती है तो तभी तो वो बिल्किस बानो के हत्यारों को, रेपिस्ट को, गैंगवार हत्यारों को छोड़ देती है। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ? और रही बात आतंकवादियों के कितने अच्छे हो, यही छोड़ने गए थे अफगानिस्तान, हम नहीं गए थे। यही गए थे पाकिस्तान लाहौर यात्रा लेके, हम नहीं गए थे। यही गए थे जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने, हम नहीं गए थे। यही गए थे बिना देश को बताए पाकिस्तान प्रधानमंत्री की माता जी को साल भेंट करने, हम नहीं गए थे। तो ये उनसे पूछिए कि मंशा किनकी कैसी है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से न्याय संगत, संविधान संगत, कानून के दायरे में रह के किसी की बात किसी की जा सकती है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक पूरा जब ये पूरा इस टॉपिक पर जब बहस होती है प्रदीप जी, मैं ये सच्चर कमेटी का बहुत जिक्र होता है। आपने भी सुना कि किस तरह से पूरी कमेटी जो है वहाँ पर जो
रिपोर्ट जो दी गई कमेटी के द्वारा उसके बाद से मुस्लिमों की जो दशा है उसको लेकर उसमें डिफाइन किया गया, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इसकी संवैधानिकता को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मुस्लिमों पर जो सर्वे किया गया है, जो पूरी रिपोर्ट आई है, उसमें मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा जो है वो बताया गया है कि अभी भी मुख्य धारा में मुस्लिम जो है वो नहीं आ पाए हैं। तो इस पर जो है कांग्रेस पार्टी पर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो इसकी संवैधानिकता को लेकर भी खड़े होते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने भर से ये जो कमेटी है वो बना दी गई और आनन फानन में इसको लेकर आया गया। प्रदीप जी, अब देखिए सचर कमेटी की जहाँ तक बात, सचर कमेटी हमारे कार्यकाल में बनती है और उस पर कांग्रेस पार्टी काम करती है। आप उत्तर प्रदेश में जिस विषय पर ये बहस हो रही है, हम पूछना चाहते हैं सरकार में बैठे हुए मंत्री, सरकार के मुखिया द्वारा एक भी बयान ऐसा आया कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है? बार बार अल्पसंख्यक मंत्री ये कहते हैं कि कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई मदरसा गिराया नहीं जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। तो आप बताइए ना कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है? साफ साफ बताइए। आपके सरकार में बैठे लोग बता रहे हैं एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। हम पूछना चाहते हैं कि परसरीय स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल जो सरकार के स्कूल हैं, जहां इस प्रदेश का गरीब विद्यार्थी पढ़ता है, उनके हाथ में कंप्यूटर क्यों नहीं होना चाहिए? सरकार उनकी तरफ एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? सरकार उन 72,000 स्कूलों की चारदीवारी क्यों नहीं बना रही है? इस पर भी सरकार बोलेगी, सरकार बताए कि आप विज्ञान की बात करते हैं, आप कहते हो कि मदरसों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता। आप बताइए संस्कृत शिक्षा बोर्ड जो आपका है, जहाँ प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा पढ़ाया जाता है, उसकी हालत क्या है? जहाँ पे आप शास्त्री निकालते हो, जहाँ से आप मध्यमा के बाद तमाम बड़े बड़े पंडित निकालते हो, उनको सरकार ने कितने एड दिए हैं? और उनकी दीवारें अगर गिर रही हैं तो सरकार ने कभी कोई सर्वेक्षण उनका कराया क्या? अगर कराया है तो बताए सर्वेक्षण के आधार पर। आज इलाहाबाद में जो उनका मेन बोर्ड है, उनकी दीवारें गिर चुकी हैं, एक कमरे में वो बोर्ड चल रहा है, सरकार ने क्या एक कदम भी उधर बढ़ाया क्या? ये भी तो इनका भी तो हक है ना, ये भी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक है ना, इन्हें भी तो कंप्यूटर चाहिए ना, ये भी तो विज्ञान पढ़ना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने की बात करते हैं तो मदरसों ने APJ अब्दुल कलाम दिया है, इस देश का राष्ट्रपति दिया है। तो आप जब बात करते हैं तो जब आप आतंकवादी की बात करते हैं तो ध्रुव सक्सेना अगर आतंकवाद में पकड़े जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देना चाहिए क्या? हमने तो कभी नहीं कहा, इस देश ने कभी नहीं कहा कि ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया है तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर दो। तो बार बार हमें कहते हैं आतंकवाद एक अलग व्यवस्था है, उसमें सरकारों को काम करना चाहिए, लेकिन सर्वे क्यों करा रहे हैं इसको बताना। बिल्कुल, आपने जिस तरह से सवाल उठाया कि देखिए परिषदीय स्कूलों में तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, क्या ये एक सिर्फ वजह बनती है कि अगर वो परिषदीय स्कूलों में जो व्यवस्था है वो नहीं है, क्या इसकी वजह से सर्वे नहीं होना चाहिए मदरसों का? ये स्कूल उत्तर प्रदेश सरकार का वजह नहीं है, पूरी इस प्रदेश की एक बड़ी आबादी उन स्कूलों में पढ़ती है। टीचर जब शिक्षा मांगे थे, जब नौकरी मांगने आते तो आप लाठियां चलाते हो। आप वहाँ 72,000 स्कूलों में आज दीवारें नहीं है। आप जब बात कर रहे हो लखनऊ, जहाँ पे आप सर्वेक्षण की बात कर रहे हो, लखनऊ में 340 स्कूल हैं जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है। आपके बगल अयोध्या से पूरे देश में आप बात कर रहे हो 508 स्कूल हैं जहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है। अमेठी में 460 स्कूल है जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है। इस तरह के पूरे प्रदेश के हर जनपदों में ये सरकार को देखना नहीं चाहिए क्या इन्होंने बिगाड़ा क्या है? इन्होंने आपको वोट दिया है, पूरी ताकत से आपकी सरकार बनाई है, तो इनके हाथ में कंप्यूटर नहीं होना चाहिए क्या? इन्हें आगे बढ़ने का हक नहीं है क्या? मिड डे मील की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्या? दानिश आजाद अंसारी जी, एक बात, आप दोहरे मापदंड के साथ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को नहीं देख सकते। ये भारत का भविष्य है। आप एक को कंप्यूटर देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, हम विरोध करेंगे, हम सवाल खड़ा करेंगे। बिल्कुल, सवाल खड़ा करना भी चाहिए, लेकिन दानिश आजाद अंसारी जी जो है वो प्रदीप जी वो यही कहते हैं कि देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि मदरसों को जो मुख्य धारा में लाया जाए, उनके एक हाथ में कंप्यूटर दी जाए और दूसरे हाथ में उनके कुरान दी जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल मदरसों का मुख्य धारा में लाइए और आए, लेकिन क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चों का हक नहीं है? उन्हें मुख्य धारा में नहीं आना चाहिए, उनके हाथ में कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, उनके वो विज्ञान के पढ़ने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं, उनके पेट का निवाला छीनेंगे आप, मिड डे मील में घोटाला करेंगे आप, प्रधानों के साथ मिलकर घोटाला करेंगे आप, उनको स्कूल की मतलब ड्रेस नहीं मिलेगी, किताबें नहीं मिलेंगी। इस पर सरकार का कोई जवाब है क्या? इस पर सरकार का कोई सर्वेक्षण है क्या? कोई कार्रवाई है क्या? सरकार को बताना चाहिए। बिल्कुल नितिन जी, देखिए अभी आप तमाम जो आंकड़े दे रहे थे कि फला मदरसे से जो है वो हथियार बरामद हुए, अब मैं आंकड़े मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन
चूंकि मनोज जी ने सवाल उठाया कि आप नाम बताइए कि आखिर वो कौन सा मदरसा था जहां से ये जो आप आंकड़ा दे रहे थे कि वहां से हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। और दूसरी बात है कि अब हिंदू मुस्लिम की जो है वो राजनीति नहीं होगी और अब ये राजनीति होनी नहीं चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। शांतनु जी, मनोज यादव जी ने आपको पूरे आंकड़े दिए नहीं असल में, इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े दिए, अपनी सरकार के आंकड़े तो दिए ही नहीं। इनकी सरकार में गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 134 दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के, वो इन्होंने नहीं बताए। 134 दंगे इनकी सरकार के ऊपर इल्जाम लगे थे, इन्होंने उसका आंकड़े का जवाब कोई नहीं किया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगा दिया। मैं आपसे पहले भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए उसकी जवाबदेही मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि देवबंद के एक मदरसे में पूरा जखीरा पकड़ा गया था। आप चाहेंगे तो उसकी मेरे पास फोटो भी है, मैं आपको दे दूंगा भी, ठीक है। लेकिन देखिए मेरा यहाँ पे सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि देखिए मदरसों में, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मदरसे क्या है, मदरसों का कार्य क्या है। मदरसों का कार्य बच्चों को पढ़ाना है, तालीम देना है। देखिए प्रदीप जी ने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जो हमारी बेसिक शिक्षा जो नीति है, जो हमारे छोटे स्कूल है, उनका भी पूर्णतः होना चाहिए। मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि सरकार का अगर ध्यान उस तरफ नहीं गया है तो इनको चाहिए कि सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करे, उनको बताएं कि भाई देखिए जिस तरह आप मदरसों का पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उसी तरह उन स्कूलों का जो जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जो आपकी मंशा है वो क्लियर होनी चाहिए। सरकार की मंशा पे हम सवाल उठाने को होते हैं, भाई ये विपक्ष है, सवाल पे उठाए सवाल, हम ये नहीं कहते। हमारा कहना यह है कि अगर किसी बात की कोई सरकार करा रही है तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि जो आपका सर्वे करना है उस पर जूते और लात चलाइए। आप इस तरह के वक्तव्य तो नहीं बोलने चाहिए। और सपा कार्यकाल में कितने दंगे हुए, कितने हिंदू मुस्लिम हुए, जवाब लेते हैं। ये भाजपा पे इल्जाम लगाते हैं, भाजपा इन पे इल्जाम लगाते हैं। हुए दोनों ही सरकारों में दंगे हैं, लेकिन इनकी सरकार में बहुत ज्यादा हुए हैं। इन्होंने क्या है सिर्फ मुस्लिमों की तुष्टिकरण की राजनीति की, बाद में मुस्लिमों ने भी इनको नकार दिया और इनका क्या हश्र हुआ वो आपने अभी चुनाव में देख लिया कि पूरी जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है नितिन जी, मनोज जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद हसन जी के पास जाते हैं। जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे इस बात को रखूंगा कि हमारी सरकार में 134 हुए, क्योंकि जो सरकार में नहीं थे वो दंगा स्पेशलिस्ट थे, इसलिए दंगा करा रहे थे। इनकी सरकार में दंगे नहीं हुए क्योंकि हम दंगा स्पेशलिस्ट नहीं हैं। इनके दंगे सुनियोजित सरकार के पुलिस वालों के साथ दंगे होते हैं, चाहे वो कानपुर का हो चाहे इलाहाबाद का हो, तो बताइए ना, इसलिए हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन महत्वपूर्ण बात पर टिप्पणी करनी है। जब जखीरा पकड़ा गया देवबंद में तो क्या कोई मादक पदार्थ सरकार ने ले रखा था क्या? तो कह रहे हैं बैन कर देना चाहिए। आप बताइए, सहमत है शांतनु जी? अगर जहां जखीरा पकड़ा जाए वो संसद को आप रन कैसे करने दे रहे हैं? वाई? मतलब क्या कोई टैक्स जीएसटी का 38% वहां से मिल रहा है क्या 30 के जगह? क्या कारण है कि जखीरा पकड़ा जा रहा है और वो संस्थान चल रहा है? मतलब टीवी पे बैठ के कुछ भी जो दिल में आए वो बोल देंगे। गजब बात है भाई। अरे जखीरा कहां पकड़ा जा सकता है मैं बताऊं? अगर आप मुझसे पूछना चाहो तो मैं बता दूंगा। उस संगठन में पकड़ा जाएगा जखीरा जिसका आज तक कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उस संगठन का पकड़ा जाएगा जो शस्त्र की पूजा करता है। वहां जाके चेक करो ना, जखीरा नहीं, वहां पूरे के पूरे कंटेनर मिल जाएंगे। एक बार जांच तो कराओ। मैं तो नहीं जानता भारत में ऐसा कौन सा मदरसा है, ऐसा कौन सा संस्थान है जिसके यहाँ शस्त्र पूजा होती है। मैं नहीं जानता ऐसा कौन सा संस्थान है जो रजिस्टर्ड ना हो इस तरह। लेकिन आरएसएस वो है जो ना रजिस्टर्ड है और जो शस्त्र की पूजा भी करता है। 10वीं वाले दिन अभी आने वाली है, तो वहां पता करो कितने असलहे रखे हैं। क्योंकि आप है ना, तो उनके लिए पता करिए ना, आपका काम है ये। मेरा काम, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, आप अपनी आंखें बंद कर लो तो मैं क्या? नहीं, मनोज जी देखिए, शस्त्र पूजा तो आ रही हो, वर्षों से होती हुई आ रही है, लेकिन उससे फिर उसका कम से सुनिए ना, कम उस संगठन उससे आइए ना, कितनी घटनाएं ये भी ठीक है मनोज जी बात तो सुनिए ना। केवल आरएसएस शस्त्र पूजा नहीं करता है सर, केवल आरएसएस शस्त्र पूजा नहीं करता है। और कौन करता है भाई? या तो हमारे पुलिस के विभाग के करते हैं लोग, हम तो व्यक्तिगत अपना करते हैं। एक असला बता दीजिए, जखीरा लगा करते हो, मालूम तो है। अब उसमें लाठी डंडा भी होगा,
तोप तमंचे भी होंगे। कितने आतंकवादी घटनाएं की ये भी बता दीजिए ना। आप भी बता पाओ। ठीक है, नितिन जी से जवाब देते हैं। जी नितिन जी, हम कह रहे हैं मनोज जी, अगर आपको लगता है कि उस शस्त्र पूजा करते तो उन्होंने कितने आतंकवादी बनाए, उन आतंकवादियों के नाम भी आप बता दीजिए। कितने आतंकवादी उन्होंने दे दिए, देश को उन्होंने किस राह पे ले गए ये बताइए ना। कितने आतंकवादी बनाए उन्होंने, कितनी आतंकवादी घटनाएं की, उनका भी नोटिस कर दीजिए। आज चैनल पे आपको पूरा समय मिला हुआ है, ये भी बता दीजिए। और आपने अभी बात कर कहा तो जेल की आपकी सरकार में 134 दंगे जो हुए थे वो किसने कराए थे, ये भी तो बताइए। 134 दंगे आपकी सरकार में हुए थे, उसका भी तो जवाब दीजिए, वो किसने कराए थे। आजम खान जाके प्रज्ञा पार्क में सुंदरकांड बंद कराते हैं, उस पर भी जवाब दे दीजिए। आप मुसलमानों पे तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले मुसलमानों ने भी आपको नकार दिया, मुसलमानों ने भी आपको नकार दिया, आपको चुनाव में आईना दिखा दिया, पूरी तरीके से नकार दिया। और क्या चाहते हैं, उनके बयान को उन्होंने खुद कहा, खुद मुस्लिमों को कहा कि सपा ने हमारी तुष्टिकरण की राजनीति की, हमको बरगलाया, हमको बहकाया। वो समाजवादी पार्टी का था क्या? लेकिन आपकी हिम्मत नहीं कि आप भाजपा का नाम ले सको। क्यों? मैं भाजपा का प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ जो मैं भाजपा नाम लूंगा। उन्हीं का दिया पीते हो, आप लोग जैसे मुस्लिमों की तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं और हिंदुओं को दरकिनार करते हुए हिंदुओं के सारे त्योहारों पे लोग लगाने लगे। आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बोल आएंगे, ठीक है, वापस आएंगे। सिर्फ की कहावत है, देश जब गुलाम था तो आरएसएस उसके खिलाफ था, वो गुलामी चाहता था और देशवासी सारे आजादी चाहते थे। ये बात स्पष्ट है। ठीक है मनोज जी, वापस आएंगे। नितिन जी आपके पास भी वापस आएंगे। देखिए हाजी हसन जी, क्या आपको आवाज आ रही है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हिंदू महासभा के प्रवक्ता ये आज पूछ रहे हैं कि बताइए कि कितने। अरे भाई, जरा सा अपने संगठन को गौर से देख लीजिए, बहुत फायदे से, और पता चल जाएगा। बात हो रही थी मदरसों की शिक्षा की, और ये चले गए भाई हथियारों का जखीरा अगर कहीं पकड़ा गया तो सरकार ने कार्रवाई नहीं की और वो मदरसा वैसा ही चल रहा है। ये 2 लोग अगर 4 लोग पकड़े जाते हैं तो इनके नजर में वो जखीरा बरामद हुआ। खैर, अपनी अपनी मानसिकता होती है, कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, उसकी बात नहीं है। लेकिन बात हो रही थी मदरसों की। अगर किसी मदरसे में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया और एक लंबे टाइम के बाद भी सरकार उस पर काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सरकार से मैं समझता हूँ कि नितिन जी भी फौरन इस्तीफे की मांग करेंगे कि जहां जखीरे जमा होते हैं और सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती है, इसका मतलब वो पूरे 22-23 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की जान को जोखिम में डाल के सिर्फ सत्ता की मलाई चाट रही है। तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और रही बात ये कि मदरसों के विज्ञान के टीचर, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी जांच कीजिए कि विज्ञान पढ़ाने वाले 517 मदरसों में टीचर है कि नहीं, जिनको अंश केंद्रांश और राज्यांश दिया जा रहा है। आखिर उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उनकी जांच कीजिए, हम सब चलते हैं साथ में, चलिए और देखिए कि वो टीचर। और ये खास बात एक और बता दूं कि उन मदरसों के टीचर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश के नागरिक ही टीचर हैं। वो किसी भी धर्म और किसी भी जात के हो सकते हैं। तो वो विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी दी गई कि नहीं, वो मदरसे में उसकी उपस्थिति कितनी है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और बिल्कुल सरकार सारे मदरसों की जांच कर रहा है। नॉन एडेड जो फंड नहीं दिया जाता, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो भीख मांग के चंदे का चादर निकाल के मदरसा चला रहे। तो सरकार, हमारे मंत्री जी दानिश अली साहब, ये भी अंसारी साहब, ये भी बताएं कि कितना फंड सरकार से जनरेट करके रखा है। इसका सर्वे के बाद इस अनुपात में इन मदरसों की मदद की जाएगी। ये भी तो बताएं क्या योजना है, सर्वे कराएं, सर्वे हाजी हसन जी, योजना क्या है। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल देखिए मेरा है। आपने देखा कि मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं बहुत ही गरीब तबके से आते हैं ज़्यादातर, और उनको अगर कहा जाए कि मदरसे, हालांकि प्राइमरी स्कूल की आप बात करेंगे मुझे पता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मदरसों की अगर शुरुआत में कहता हूँ कि अगर शुरुआत कर दी गई है तो फिर इससे दिक्कत क्या होती है सर? दूसरी बात कि सर्वे करने के लिए तमाम अधिकारी आएंगे और इस तरह के बयान आते हैं कि आप आएंगे तो हम जूतों चप्पलों से उनका स्वागत करेंगे। क्या इस तरह के बयान सर दिए जाने चाहिए और इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब होने की सिचुएशन नहीं पैदा हो जाएगी? हाजी हसन जी।
देखिए, किसी ने भी ये कहा है कि उनका स्वागत जूते और चप्पलों से करोगे जी, मैं ये मानता हूँ कि उस मदरसे की इंतजामिया, उस मदरसे के लोगों को उन हजरत का स्वागत पहले जूते और चप्पलों से करना चाहिए जी, क्योंकि ये एक निहायत बेहुदा और बहुत ही गंदी बात है कि हम किसी का हमारे घर जो आएगा हम उसका स्वागत जूते और चप्पलों से करेंगे। हमारे तालीम की तहजीब ये है कि अगर हमारे यहाँ मदरसे में अगर दुश्मन भी आए, पता हो कि ये तलवार मार के जाएगा या त्रिशूल घोंप के जाएगा, तो भी हम उसको पानी पिलाते हैं। हमने सीखा है, हमने दर्स लिया है इमाम हुसैन से, तो हम अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं और उसकी बात नहीं की। लेकिन जिसने भी ये बयान दिया है वो बहुत ही गलत, मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ कि जांच एजेंसियां, अधिकारी आए, लेकिन आगे की योजना बता के जाएं कि उन बच्चों का जो भविष्य, जो लोग भीख मांग के, चंदा मांग के ईद बकरीद पे जुमे को मस्जिदों में चंदा लेके मदरसे चलाते हैं, तो अब सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारे यशस्वी बताए कि अब उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी सारी जरूरत सरकार पूरा करेगी। और अगर सिर्फ चढ़ाने के लिए है, अगर सिर्फ इसके लिए है, तो हमने बड़े बड़े बादशाह देखे थे और देखे हैं, पता नहीं कितने हारून रशीद, मामून रशीद और कितने लोग आए और चले। ठीक है। प्रदीप जी प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, अपनी बात पूरी करें। नहीं, देखिए, अभी आपने प्राइमरी स्कूलों की बात की है, अभी मुस्लिम स्कॉलर ने एडेड और नॉन एडेड स्कूलों की बात की है। आप बताइए कि चलिए हम प्राइमरी स्कूल की बात दरकिनार करते हैं। अब लखनऊ में नॉन एडेड स्कूल चल रहे, स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें तमाम पब्लिक स्कूल है, लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल, न्यू पब्लिक मॉन्टेसरी, तमाम इस तरह चल रहे हैं। एक जगह मान्यता पर, न्यू पब्लिक स्कूल की मैं बता रहा हूँ, एक जगह की मान्यता और 4 कैंपसों में पढ़ाई हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का जाल है और वो शिक्षा माफिया सारे के सारे सरकारी पार्टी से संबद्ध हैं। सरकार इस बात की भी तो जांच करानी चाहिए सरकार को, सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कराती? ये भी तो विद्यार्थी हैं। हम कहते हैं कमजोर तबके के विद्यार्थी पर सरकार की निगाह नहीं है, वो चाहती है कमजोर तबके के विद्यार्थी वो बिल्कुल अशिक्षित रहे, बिल्कुल न पढ़े। जो लोग मध्यम श्रेणी के का परिवार है, वो लोग जो बड़े बड़े शहरों में पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे, वहां भी तो घोटाले हो रहे हैं, वहां सर्वेक्षण कब होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और अभी हम एक बात पे अपने पहले से हमें आपत्ति है कि मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन जी से उन्होंने कहा कोई आएगा मेरे सीने पे त्रिशूल भोंक जाएगा, इस तब भी हम पानी पिलाएंगे। त्रिशूल जैसे शब्द के लिए त्रिशूल लेकर कोई किसी को भोंकने नहीं जाता, आपको और किसी असलहे का नाम लेना चाहिए, त्रिशूल का नाम नहीं लेना चाहिए। इससे हमें आपके इस वक्तव्य से आपत्ति है और घोर आपत्ति है। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, सरकार से बार बार कहना चाहते हैं, आप एक ईमानदार आदेश निकालते, इस प्रदेश की सारी शैक्षणिक संस्थाओं का सर्वे कराएंगे, जहां जहां अनियमित कार्य हो रहे हैं उनके लोगों की गिरफ्तारी होगी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर प्रदेश का एक नागरिक सरकार के साथ खड़ा होता। ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करने के लिए हर नागरिक सरकार की मदद कर रहा है। सर, कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल एक रूप नहीं दिया जा रहा? आपको लग रहा है कि मदरसे का जो सर्वे हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां और आप भी कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होने वाला है सर, पॉलिटिकल इसको एक इश्यू बनाया जाए? अगर सर्वे हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत क्या है? जी, फिर मैं कह रहा हूँ कि क्या बिगाड़ा है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के उन विद्यार्थियों ने जिसके माँ बाप गरीब हैं, उन्हें कंप्यूटर क्यों नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ मदरसे के बच्चों को मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल सुनिए, आप देखिए, आप मेरी बात समझिए। मैं कह रहा हूँ केवल मदरसे के बच्चों को ही कंप्यूटर शिक्षा का अधिकार है क्या? प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या? एक बड़ी संख्या में परिषदीय विद्यालय के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे अगर कंप्यूटर के साथ शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनका अपराध क्या है? उन्हें कंप्यूटर क्यों नहीं मिल रहा? सवाल ये है, सरकार को जवाब देना चाहिए। बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मदरसों का सर्वे हुआ उसके बाद से आपने तमाम आंकड़े जो है वो पेश करना शुरू कर दिए। मदरसों का सर्वे हुआ, ये आदेश आया, उसके पहले क्या आपकी पार्टी ने कभी इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया कि देखिए स्कूलों की स्थिति खराब है,
उसके बाद से ही मदरसों का सर्वे जब शुरू हुआ, केवल कांग्रेस पार्टी ने पूरे विपक्ष ने इन शिक्षकों के साथ लड़ते लड़ते लाठियां खाई हैं और इन सरकारों ने लाठियां चलाते चलाते उन्हें अपंग कर दिया है। आपका चैनल है जो लगातार शिक्षकों के आंदोलन को दिखा रहा था और दिखाई नहीं रहा था, आप तो इंटरव्यू कर रहे थे, भगाता बैठा के उनको डिबेट करा रहे थे। आप लगातार उस आंदोलन में आप साथ खड़े थे, सरकार के खिलाफ खड़े थे। हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी ने लगातार हमारे एजेंडे में रहा, हम लगातार सड़कों पर रहे, लगातार आंदोलन करते रहे। उस समय के हमारे तत्कालीन अध्यक्ष कई बार गिरफ्तार हुए, कई बार हम उस आंदोलन में चलते चलते हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है, सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी, और केवल कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने की थी। लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रहेगी, आज भी उन बच्चों को नौकरी नहीं है। मनोज जी, ये जो मदरसों का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, ये जो पूरा कहा जाए कि बहस में बना रहना चाहिए, फायदा होगा ना सर समाजवादी पार्टी को? देखिए, हम फायदे नुकसान के लिए राजनीति नहीं करते। हमारी विचारधारा को आगे और नियम सम्मत कानून के तहत काम करने पर विश्वास करते हैं। हमें नुकसान होगा, हमें फायदा नहीं। अगर बात की जाएगी, अभी आप कहेंगे कि मुस्लिम हमारी तरफ आ जाएगा, हिंदू उनकी तरफ चला जाएगा। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कह रहा है जी। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो हमारा होगा। सारे मुसलमान वोट दे दें तो हम कोई सरकार तो बना नहीं लेंगे। सारे हिंदू जिसको वोट देंगे वो सरकार बना लेगा, यही तो होगा ना, क्योंकि अभी गणना हुई नहीं है। मैं मुद्दे पे आता हूं। उत्तर प्रदेश में 1 महीने का शिक्षा माफिया का अरबों रुपए का है सारा सिस्टम, अरबों रुपए, जिसमें कई अरब। मैं लखनऊ को मोटा माटी जोड़ता हूं तो लखनऊ में अकेले कम से कम 1 अरब रुपए से ऊपर प्राइवेट संस्थानों को फीस जाती है। 1 अरब रुपए से ऊपर। मैं जोड़ के बता सकता हूं किस स्कूल का कितना जाता है, क्योंकि सारे आंकड़े हैं लगभग जी। इस सरकार ने कोरोना काल में कहा कि हम ऐसे ऐसे नियम बदल रहे हैं, फिर सरकार का वक्तव्य आया कि हम फीस नहीं बढ़ने देंगे। तो ये ध्यान भटकाने के लिए मदरसों में झोंक रही सरकार कि जो बेचारे पेरेंट्स, मैं भी पेरेंट्स हूँ, प्रदीप जी भी हैं, आपके भी बच्चे होंगे तो स्कूल जाते होंगे या घर का कोई जाता होगा, 2-2 महीने की फीस लेते हैं एक साथ। और फीस छोटी मोटी नहीं, कोई 10,000 फीस है, कहीं 15,000 है, कहीं 20,000 फीस है एक बच्चे की 1 महीने की। और कितना लेते हैं? 2 महीने की फीस एक साथ। यानी अगर 15,000 रुपए किसी राम की फीस है और अगर उसको 2 महीने की फीस जमा करना पड़ता है तो 30,000 रुपए। अगर 2 बच्चे हैं तो कितना हो गया? 60,000 रुपए। इस सरकार, बैठे योगी आदित्यनाथ के अधिकारी सुन लें, मंत्री सुन लें और बहुत हिंदू चिल्लाने वाले सुन लें, इन 80% हिंदुओं के पेरेंट्स को कब निजात दिलाओगे? मदरसे की जांच करा के उनको अंधेरे में, मैं बता रहा हूं, मैं अपने बच्चे की फीस जमा करने गया, एक पेरेंट्स संभ्रांत घर के वो कह रहे थे कि मेरी 28,000 फीस आई है, कृपया करके इसको 2 पार्ट में कर दीजिए। स्कूल ने कहा नो ऑप्शन, स्कूल ने कहा नो ऑप्शन। यानी कि उस आदमी के पास 28,000 रुपए अगर नहीं है तो वो अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर सकता, उसको शिक्षा का अधिकार ये सरकार नहीं देने देगी। आपका कहना है कि कोरोना काल के बाद ये स्थिति बन गई है, कमाई नहीं बढ़ी, लोगों की कमाई नहीं बढ़ी। कोरोना काल के बाद जॉब चली गई, नहीं बहुत जॉब मिली, बेहतर नौकरियां नहीं मिली, लेकिन फीस का स्लैब बढ़ गया, फीस बढ़ गई। सरकार ने कहा था फीस नहीं बढ़ाएंगे, तो जब ये मदरसा चिल्लाएंगे तो वो वाले पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। जब वो वाले पेरेंट्स खुश हो जाएंगे तो बीजेपी की बल्ले बल्ले भाई, क्या कहना। तो ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो इसलिए सेट किया जा रहा है कि 80% माँ बाप जो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, कहीं उनको गुस्सा ना आ जाए, उनको कहीं गुस्सा आके 2024 में दूसरा बटन न दबा दे तो मदरसा करो, कि उनके दिमाग में हम गोबर भर देंगे। जब गोबर भर देंगे तो वो फिर अपने बच्चे की फीस वाली बात को देख के वोट नहीं देंगे, वो मदरसे के नाम पे वोट देंगे। कितना अच्छा है। खैर, आप सारी जांच कर लो, जो नियम सम्मत हो वो कर लो, लेकिन थोड़ा हिंदुओं को भी दे दो कष्ट जो हो रहा है। हिंदू महासभा वाले अब मुंह में टेप लगा लेंगे, वो सरकार से नहीं कहेंगे कि 1 महीने की फीस लिया करो, इतनी फीस मत लिया करो। क्यों? क्योंकि राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। जी, नितिन जी जवाब दीजिए, उसके बाद हाजी जी आपके पास आते हैं। जी, असल में शांतनु जी क्या है कि मनोज जी ने जो फीस की बात कही बहुत अच्छी बात कही। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरे भी बच्चों की फीस जाती है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन क्या जो फीस है उसके लिए कभी इन्होंने सड़कों पे धरना प्रदर्शन किया?
कभी किया इन्होंने सड़क पर उतर के आए हैं? महंगाई नहीं के आए। खिलाफ किया, अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार किया, में कितने लगातार घोटाले हुए किया, उसके बाद की अपनी सरकार विवाद में घोटाला किया, करने वाले मांग किया, कल आपको जनता हर की बार याद नहीं किया, आई। इसी जनता से हजारों आप करोड़ अपना के घोटाले दायित्व करने वाले पूरा आप, करने के तब आपको चक्कर में जनता की याद नहीं आई। आज आपको फीस की याद आ गई, विपक्ष आज में आपको फीस पे सरकार की याद आ गई। मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, पहली बात। 6 साल और दूसरी से बात, जितने घोटाले आपकी 8 सरकार साल ने से किए या कांग्रेस ने भाई किए, साहब हमारे उठा के आप कांग्रेस देख वाले लीजिए, पक्ष में है। उतने में आधे नहीं से समझ में आया। 10% बीजेपी के वो सरकार दवाई में खाया है। करिए अच्छी लेकिन वाली। उसकी बात ये जिससे नहीं दिमाग करेंगे। में समझदारी इन्होंने बढ़े फीस का आपकी। मोटिव ले लिया हाँ। मदरसों से अब तुमने ध्यान क्यों नहीं भटकाने किया के था? लिए। अपनी सरकार आपको ने बताना क्यों नहीं चाहता किया था? हूँ, मदरसों की जाते हैं, इनको आपत्ति ठीक है। है। देखिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी है बहुत छोटा सा। ठीक है नितिन जी बस वक्त की कमी है। मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज, वक्त की कमी। देखिए हाजी हसन साहब एक आखिरी सवाल बहुत जल्दी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए सर्वे हो रहा है और आपने कहा कि इस तरह के बयान जो है वो नहीं देना चाहिए, तमाम जो लोग बयान दे रहे हैं, तो क्या जो सर्वे की टीमें जाने वाली है तमाम अलग अलग मदरसों में, उनको सर्वे करने में कहा जाए कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए? इस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के जो लोग इससे कहीं जो इंस्पायर्ड होने वाले हैं उस तरह के बयान से, तो जो लोग सर्वे करने के लिए जाएंगे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? और इस तरह की जो वारदातें हैं वो कहीं ना होनी चाहिए। हाजी हसन साहब देखिए पहले ही ये हमारे यहाँ ये फैसला ले लिया गया है जी कि हम कोऑपरेट करेंगे। हम इसको पसंद नहीं करते, लेकिन जो सर्वे हो रहा है हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। कर ले सरकार अपनी जो भी जांच करना चाहती है जांच कर ले, तो हमें जांच से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं। हम इस सरकार के इस कदम से खुश नहीं है, लेकिन हमारा सहयोग पूरी तरह से होगा। और सभी मदरसों के जितने ही उलमाए हिंद की जो बैठक हुई थी उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई थी और सब चैनलों ने चलाया था। और फिर से मैं सभी मदरसों के संस्थापकों से और उनके तमाम स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीम आती है, ठीक है, जांच कर लेने दिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें हमारा सवाल ये बना रहेगा कि जांच के बाद हमारा अधिकार हमें कब मिलेगा। और नितिन जी जो कह रहे थे, बहुत शुक्रिया हाजी हसन साहब। देखिए तो हाजी हसन साहब का साफ तौर पर कह रहा है कि वो जो है इस सर्वे से खुश नहीं है, लेकिन तमाम जो लोग कहा जाए कि सर्वे के लिए आने वाले हैं वो उनका कोऑपरेट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो लगातार कहा जाए कि जो सर्वे हो रहा है उससे मिली जुली प्रतिक्रिया आपने देखी कि सामने आ रही है, लेकिन हाजी हसन साहब ने जिस तरह से कहा कि वो इस सर्वे से खुश नहीं है, लेकिन जो सर्वे करने आने वाले लोग हैं उनका स्वागत किया जाएगा, उनको कोऑपरेट किया जाएगा। इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं कि जो लोग आए उनको इस तरह से गलत तरीके से स्वागत करना चाहिए, इस तरह के बयान की जो है वो उन्होंने निंदा की। लेकिन अब क्या ये जो सर्वे हो रहा है इसको कोऑपरेट किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।